तो अब अपन बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन में क्लासिफिकेशन करेंगे अपन। तो क्लासिफिकेशन अपन दो तीन चीज़ पे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द फ्लूइड टाइप। जो इन्फ्लेमेशन हुआ उसमें फ्लूइड क्या क्या है, तो 4 टाइप का फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, सीरस, फाइब्रिनस, प्यूरुलेंट, कैटरल। ठीक है, तो जो कैटरल है इट इज़ द मोस्ट कॉमन। ओके, तो कैटरल इज़ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, इसके अंदर म्यूकस और वाटर है। ठीक है, तो म्यूकस और वाटर है, म्यूकस प्लस वाटर तो मोस्ट कॉमन है, जिसके अपने किस में दिखता है एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड में। फिर बात करते हैं प्यूरुलेंट की। तो प्यूरुलेंट में मतलब पस बनेगा एग्जाम्पल एब्सेस। और फिर फाइब्रिनस, फाइब्रिनस मतलब फाइब्रिन मतलब कि थ्रेडी टाइप होगा। मतलब कोई मान लो लिक्विड है तो वो थ्रेड टाइप लिक्विड है उसमें। ठीक है, थ्रेड टाइप। ठीक है, फाइब्रिनस जैसे कि एग्जाम्पल है RHD, सीरोफाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस इन रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, सीरोफाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, और सीरोफाइब्रिनस, सीरो मतलब वाटर टाइप हो गया, फाइब्रिनस मतलब फाइब्रिन थ्रेडी टाइप। तो वाटरी और थ्रेडी टाइप अपने को पेरिकार्डाइटिस दिख रहा है। ठीक है, इन RHD पॉपुलरली नोन एज ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस। ठीक है, ब्रेड बटर अपीयरेंस, ब्रेड एंड बटर जब भी खाएगा तो RHD याद रखना, रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, फिर आता है सीरस इन्फ्लेमेशन दैट इज वाटरी। सीरो मीन्स वाटरी। फिर बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट मतलब वही इमीडिएट ऑनसेट है, क्रॉनिक तो डिलेड क्रॉनिक है, देयरफॉर डिलेड। एक्यूट के अंदर क्या क्या बढ़ेगा, तो एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल्स जितने भी हैं, न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, PMC याद रखना, न्यूट्रोफिल्स और PMC या सेम ही हो गया। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, और जो क्रॉनिक है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाज एंड प्लाज्मा सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाजेस एंड प्लाज्मा सेल्स का इंक्रीज होगा। ठीक है, अब दोनों में एक्सेप्शन याद रखना है कि लाइक एक्यूट में अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रोफिल या जो PMC था उसकी जगह पे जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स थे दैट इज़ लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफाजेस, वो बढ़ेगा। तो उसका एग्जांपल है टाइफॉइड। टाइफॉइड इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन बट इट शोज रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, मतलब कि लिम्फोसाइट्स बढ़ रहा है उसके अंदर। और क्रॉनिक के अंदर ऑल ऑफ देम शो लिम्फोसाइट, मैक्रोफाज एंड प्लाज्मा सेल्स एक्सेप्ट फॉर क्रॉनिक सूडोमोनास। तो क्रॉनिक सूडोमोनास है जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ठीक है, क्रॉनिक सूडोमोनास नाम में क्रॉनिक है लेकिन उसका एग्जाम्पल है, लेकिन उसके अंदर अपने को न्यूट्रोफिल्स दिखेगा। अब बात करते हैं अपन इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, AI की बात करते हैं अपन। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, तो उसके अंदर 4 इवेंट है, वेस्कुलर इवेंट 4 है और 7 सेलुलर इवेंट है। तो 4 वेस्कुलर, 7 सेलुलर। वेस्कुलर के अंदर है वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन, इंक्रीज पर वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड स्टेसिस। तो बात पहले करते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ब्लड वेसल स्टॉप हो गया, एकदम कंस्ट्रिक्ट हो गया। तो इट इज़ अ फर्स्ट इवेंट। ठीक है, फर्स्ट इवेंट इट इज़ अ ट्रांजिएंट लाइक लास्टिंग फॉर फ्यू सेकंड्स एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्सली वो ऐसा हो गया वेजो कंस्ट्रक्शन। मेन है फिर वेजो डायलेशन होगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मीडिएटर ऑफ द इवेंट। जो सेल मीडिएटर है, जो भी मीडिएटर है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, दैट इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ठीक है, और तीसरा जो है वो है इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी विच इज द हॉलमार्क ऑफ AI। तो फ्लूइड्स क्या क्या है उसके अंदर, तो प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन्स, सेल्स, WBCs, ये सब आर फॉर्म्स द एक्सुडेट विच रिजल्ट्स इन स्वेलिंग। ठीक है, ट्यूमर, क्योंकि वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई है तो जो सेल है, जो वेसल है उसके अंदर से जो कंटेंट था, ठीक है, जो भी सेल्स हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन, WBC जो भी है, दैट वुड कम आउट। तो स्वेलिंग हो जाएगा बाहर, और इसको अपन एक्सुडेट बोलेंगे। ये 3 चीज़ों का एक्सुडेट। फिर स्टेसिस की बात करते हैं। स्टेसिस क्या है कि प्लाज्मा जब बाहर आ गया ब्लड वेसल से, तो RBC का कंसंट्रेशन अंदर हो गया, ज़्यादा हो गया वेसल के अंदर, तो स्लगिश ब्लड फ्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगी स्पीड ब्लड फ्लो की, विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्योंकि RBC कंसनट्रेटेड हो गए रिलेटिवली। अब हॉलमार्क इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो यही इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, मोस्ट कॉमनली सीन इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। ठीक है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में अपने को इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी मोस्ट कॉमनली दिखती है। फिर बात करते हैं अपन इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी की। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो पहला तो है एंडोथीलियल सेल कंस्ट्रक्शन और रिट्रैक्शन AKA गैप फॉर्मेशन। द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, मतलब मान लो एंडोथीलियल सेल है, जो एंडोथीलियल सेल है वेसल का, अब उसमें अगर वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या रिट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर कंस्ट्रिक्ट 2 पास आ रहे हैं, 2 दूर जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो एक गैप बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अपन हम बात करते हैं जो अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो वेस्कुलर इवेंट्स थे, तो उसमें अब इंक्रीज्ड परमेबिलिटी जो है वो हॉलमार्क ऑफ AI है। उसमें 4 मैकेनिज्म है। इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें
तो इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर परमेबिलिटी बढ़ गई तो क्या क्या होगा। 4 मैकेनिज्म है। तो वो मैकेनिज्म है वेस्कुलर परमेबिलिटी EDTA, ठीक है। पहला है एंडोथेलियल सेल कंस्ट्रक्शन और रिट्रैक्शन, ठीक है। या तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है रिट्रैक्ट हो रहा है, उसको अपन गैप फॉर्मेशन बोलेंगे, जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है। एंड ऑल एंडोथेलियल सेल्स आर CD34 पॉजिटिव सेल्स, ओके। ऑल एंडोथेलियल सेल्स आर CD34 पॉजिटिव सेल्स। याद रखना CD31 इज़ फॉर पिकैम, ठीक है। CD31 इज़ फॉर पिकैम, जो इसमें आएगा ट्रांसमाइग्रेशन, जो डायबिटीज है उसके अंदर आएगा। एंड देयर इज एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, ठीक है। द मीटर्स विद द मीट, ठीक है। तो वो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है। EDTA जो मैकेनिज्म है उसमें पहला हो गया E फॉर एंडोथेलियल कंस्ट्रक्शन। इसमें है द मीडिएटर्स इन्वॉल्व आर हिस्टामिन, सेरोटोनिन। फिर डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी की बात करते हैं तो इसमें डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इसमें डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स है, ठीक है। डिले भी होगा और बहुत टाइम तक रहेगा। ये है डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल इंजरी, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी इमीडिएट एंड हैव अ सस्टेन्ड रिस्पॉन्स, मतलब या तो डिले हो रहा है और प्रोलॉन्ग्ड है, या तो इमीडिएट हो रहा है, ठीक है, जल्दी भी हो रहा है और सस्टेन कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है डिलेड सनबर्न, तो डिलेड सनबर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिलेड, ठीक है। डिलेड सनबर्न, डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स हो गया। लेट होता है और रहता भी काफ़ी देर तक। या सेप्सिस, सेप्सिस इमीडिएट होगा, ठीक है। सेप्सिस इमीडिएट होगा बट इट वुड बी ऑल्सो लाइक फॉर सस्टेन्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं सेप्सिस का जो ट्रीटमेंट है वो लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। तो वो लंबे टाइम तक रहता है, देयरफॉर कि सस्टेन्ड रिस्पॉन्स है। फिर बात करें ट्रांससाइटोसिस की, EDT फॉर ट्रांससाइटोसिस। इट गोज थ्रू द सेल बाय टनल फॉर्मेशन ऑफ VV ऑर्गेनेल, ठीक है। मतलब ट्रांससाइटोसिस ऐसा है कि कोई टनल बना के जा रहा है, ठीक है, अंदर से। लाइक जो एंडोथीलियल है तो सेल के थ्रू नहीं, अंदर से कहीं टनल से वाया सेल के थ्रू जा रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ बाहर जा रही है इन्फ्लेमेशन में, तो इट गोज थ्रू द सेल बाय टनल फॉर्मेशन ऑफ VVO ऑर्गेनल, वेसिकुलर वैक्यूलर ऑर्गेनल। मीडिएटर्स आर हिस्टामिन एंड VEGF, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो इट गोज थ्रू द सेल बाय टनल फॉर्मेशन ऑफ VV ऑर्गेनल, दैट इज वेसिकुलर वैक्यूलर ऑर्गेनल। मीडिएटर्स आर हिस्टामिन एंड VEGF। तो जो ट्रांससाइटोसिस में ये हो गया कि इट गोज थ्रू सेल बाय टनल फॉर्मेशन ऑफ VVO, वेसिकुलर वैक्यूलर ऑर्गेनल। मीडिएटर्स वो हिस्टामिन VEGF है, ठीक है। और ये है एंजियोजेनेसिस। अब एंजियोजेनेसिस मतलब कि इसमें इमेच्योर न्यू ब्लड वेसल बन रही है, ठीक है। इमेच्योर है, अब मान लो इमेच्योर है तो उनमें गैप्स रहेंगे, ठीक है। एंडोथीलियम के बीच में, एंडोथीलियल सेल्स के बीच में, तो इसमें लीकी चैनल्स दिखेंगे, ठीक है। और मीडिएटर्स वही हिस्टामिन VEGF, ठीक है। तो इन शॉर्ट डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी के छोड़ के, डी की जगह छोड़ के EDTA में, ETA तीनों में मीडिएटर्स हो रहे हैं, हिस्टामिन एंड VEGF। अब बात करते हैं सेलुलर इवेंट्स की। सेलुलर इवेंट्स में 7 इवेंट है जिसका निमोनिक है एमरेट कॉप, MRAT-COP। मार्जिनेशन, रोलिंग, एथेशन, फिर एथेशन, ट्रांस माइग्रेशन, डायपेडिसिस, सॉरी, ट्रांस माइग्रेशन या डायपेडिसिस, फिर कॉप। तो सी से कीमोटेक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो नॉर्मली कोई ब्लड वेसल होता है तो उसके अंदर क्या होता है ना कि सेल्स जो होता है RBCs वो एकदम सेंटर में होता है, ठीक है। और WBC मार्जिन पे होता है, ठीक है। सेंटर मोस्ट सेल्स इज RBC। अब सेलुलर इवेंट स्टार्ट करते हैं, पहला मार्जिनेशन। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेल्स आर गोइंग टू द मार्जिन टू ऑक्यूपाई द मार्जिन स्पेस, ठीक है। फिर रोलिंग और वीक एडिशन की बात करते हैं। तो रोलिंग कैसे कर रहा है, एज्यूम करो कि फुटबॉल की तरह सेल रोल कर रहे हैं, लेकिन रोल करते करते एक पॉइंट भी है जहाँ पे वो थोड़े ट्रांजिएंट समय के लिए चिपक रहे हैं एंडोथीलियम से। दिस इज कैरिड आउट बाय मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सिलेक्टिन्स। ऐसे याद करो कि सिलेक्टिन्स लात मार रहे हैं, ठीक है। तो रोलिंग एंड वीक एडिशन किससे हो रहा है, सिलेक्टिन्स है। और सिलेक्टिन्स में क्या टाइप है इसका, तो मान लो वो लात मारा प्लेयर है तो EPL में खेलेगा, तो EPL, ठीक है। तो PEL याद रख लो, PEL 3 सिलेक्टिन है, ठीक है। और किकिंग फुटबॉल लाइक सेल्स टू रोल, तो पहला P सिलेक्टिन प्रेजेंट इन प्लेटलेट एंड एंडोथीलियल। इट बाइंड्स टू लिविस एक्स ऑन द ल्यूकोसाइट, ठीक है। जो RWBC अपना तो इट बाइंड टू लिविस एक्स ऑन द ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो फोटो में ऐसा बना देना कि P सिलेक्टिन जो एंडोथेलियल प्लेटलेट पे है, चिपका हुआ है, और ल्यूकोसाइट के पास एक लिविस एक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो वो वहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये अपने को वैसे याद रखना है, ठीक है। अब ये हो गया P सिलेक्टिन। फिर बात करते हैं E सिलेक्टिन की। तो ई में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट कि वो प्लेटलेट में प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एंडोथेलियल सेल। इट ऑल्सो बाइंड्स टू लिविस एक्स,
लुइस एक्स। फिर एल सिलेक्टिन की बात करते हैं, इट इज प्रेजेंट इन ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। एल ल्यूकोसाइट में इट बाइंड्स टू ग्लाइकैम, मैडकैम, CD34, ये सब सेम नाम है, ठीक है। एल सिलेक्टिन जो है बाइंड्स टू ग्लाइकैम, मैडकैम और CD34, ठीक है। एकदम लंड सिलेक्टिन है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कैमरा है, ठीक है, जो रिकॉर्ड करता है। तो ग्लाइकैम और मैडकैम और CD34 अपन ने पढ़ा था, वही ऑल एंडोथेलियल सेल्स आर CD34 पॉजिटिव सेल्स, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ बाइंड कर गया है वो एंडोथेलियल पे, ऐसा याद रख सकते हैं अपन। तो ग्लाइकैम, मैडकैम, CD34। अब एडिशन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो दिस इज कॉज्ड बाय इंटीग्रिन्स, रोलिंग एंड वीक एडिशन सिलेक्टिन से था। एडिशन इज बाय इंटीग्रिन्स इन द ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट पे या तो अपन CRL लुइस एक्स देखा, फिर एल सिलेक्टिन देखा, फिर इंटीग्रिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो इंटीग्रिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, तो वन इज बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 बाइंड्स टू VCAM, बीटा 2 बाइंड्स टू LFA और MAC और CD11/18, इट बाइंड्स टू ICAM, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, बीटा 1 बीटा 2 इंटीग्रिन्स है, बीटा 1 बाइंड्स टू VCAM एंड बीटा 2 बाइंड्स टू ग्लाइकैम, मैडकैम, CD34, ठीक है। बीटा 2 इंटीग्रिन, ठीक है, उसका ही ये सब नाम याद रख सकते हैं अपन कि बीटा 2 इंटीग्रिन का ही दूसरा नाम है लफा मार्क और CD11/18, विट बाइंड्स टू ICAM, ठीक है। फिर ट्रांसमाइग्रेशन या डायबिटीज़ की बात करते हैं। बीटा 1 में ऐसे याद रख सकते हैं कि हम सब चाहते हैं सब लोग फर्स्ट आए, तो VCAM, और जो खुद का ही सोचता है तो सेकंड आता है, तो बीटा 2 ICAM, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन या डायबिटीज़ की बात करते हैं तो क्या होगा, ट्रांसमाइग्रेशन या डायबिटीज़, अब सेल्स आर मूविंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। फिर एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि ICAM में प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम एंड राइनोवायरस अटैच टू ICAM जो रिसेप्टर्स है उस पर अटैच कर रहा है। अब बात करते हैं अपन ट्रांस माइग्रेशन की, ठीक है। तो MMP, दैट इज मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज विच रिक्वायर्स लाइक जिंक, ब्रेक्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन सो दैट द सेल्स कैन एस्केप। तो MMP याद रखना है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज। अब मेटल है तो क्या, जिंक चाहिए उसको MMP का एक्टिवेशन के लिए। एंड PCAM और CD31 मॉलिक्यूल जो है दैट मीडिएट्स दिस प्रोसेस, ठीक है। पैकैम मॉलिक्यूल या CD31, तो पैकैम और CD31 मीडिएट्स दिस प्रोसेस। फिर बात करते हैं अपन, तो अब अपन बात करते हैं कीमोटैक्सिस की। तो इट इज़ अ यूनी डायरेक्शनल टारगेटेड मूवमेंट ऑफ द WBC टूवर्ड्स द बैक्टीरिया। WBC को पता चल गया बैक्टीरिया आ गया है, उसकी तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो दो इसमें है, इंट्रिंसिक एक्सोजीनस और एंडोजीनस, ठीक है। कीमोटैक्टिक एजेंट्स फॉर द कीमोटैक्सिस आर, तो कौन से एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 एजेंट होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब कि खुद ही बैक्टीरिया प्रोडक्ट है, जैसे एकदम मैग्नेट की तरह ही WBC सीधा बैक्टीरिया के पास जा रहा है। और एक एंडोजीनियस मतलब ये सब मीडिएटर्स है जो WBC को हेल्प करेगा बैक्टीरिया की तरफ जाने में। तो एंडोजीनस में है LIC, ठीक है, अंदर की तरफ LIC, LTB4, IL8 एंड C5 है, ठीक है। C5 A से अट्रैक्शन, ठीक है। C5B इज़ फॉर ऑप्सोनाइजेशन, याद रखना है, C5B इज़ फॉर ऑप्सोनाइजेशन। तो ये हो गया। फिर अपन तो कीमोटैक्सिस की तो बात कर ली अपन, एक्सोजीनस और एंडोजीनस है, ठीक है। एंडोजीनस में पढ़ा अपन ने कि LTB4, I-interleukin-8 और C5A, ठीक है। अब अपन ऑप्सोनाइजेशन की बात करते हैं, तो इट इज़ डन टू मेक बैक्टीरिया टेस्टियर, ठीक है। ऑप्सोनिन से कवर कर रहे हैं अपन। IgG इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्सोनिन, IgG, ठीक है। गरम मसाला, मतलब ऐसे याद करके मसाला अपन डाल रहे हैं, गरम मसाला, G फॉर गरम मसाला, G फॉर IgG। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनिन इज C3b, C3A वॉज फॉर कीमोटैक्सिस एंड C3b इज फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनिन। फिर फैगोसाइटोसिस की बात करते हैं, इट इज़ ईटिंग बैक्टीरिया। देयर आर 2 pathways by which phagocytosis takes place. One is oxygen dependent and one is oxygen independent. So जो oxygen dependent, it is more potent one, aka it is also known as H2O2 MPO myeloperoxidase halide system। halide मतलब कोई क्लोराइड या वो जो बोलते हैं क्लोराइड वाले ग्रुप को हैलाइड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग is also known as H2O2 MPO halide system, NADPH oxidase made by FOX gene, ठीक है। तो इट इज़ कैरिड आउट बाय NADPH ऑक्सीडेज, ठीक है। PHOX आ गया तो FOX आ गया, मेड बाय FOX जीन, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर फैगोसाइटोसिस एंड मोर पोटेंट। फिर बात करते हैं ये PYQ, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। तो इट इज़ डन बाय मेजर बेसिक प्रोटीन्स बाय द यूसिनोफिल्स टू किल पैरासिटिक इन्फेक्शंस। तो न्यूट्रोफिल जो NETS है, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेनिफिशियल सुसाइड। ये क्वेश्चन है नीट और FMG का। इट इज़ अ टाइप ऑफ किलिंग, दिस इज सीन इन सीवियर इन्फेक्शंस सच एज सेप्सिस व्हेन फैगोसाइटोसिस अलोन इज नॉट एफिशिएंट, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन सेप्सिस में दिख रहा है अपने को। इसमें ये बस ये याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्म है, जो भी सेल उसके अंदर से जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है वो पूरा इज सेंट आउट ऑफ द सेल
विद द न्यूक्लियस फॉर्मिंग अ ट्रैप फॉर किलिंग द बैक्टीरिया। एकदम धागे टाइप क्रोमेटिन बाहर चला गया विच वुड लाइक ट्रैप द बैक्टीरिया वॉट एवर, ओके। And as the cell cannot survive without a nucleus, the cell dies. Therefore, it is called as beneficial suicide. The amino acid that helps in NET's neutrophil extracellular trap is arginine, ठीक है, arginine याद रखना है। एंड इसका साइड इफेक्ट है कि जब न्यूक्लियस बाहर आ रहा है तो अपना को एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज बन रही है कि अरे बाहर किसका न्यूक्लियस है, तो एंटी न्यूक्लियर ए बन रहा है, दैट इज SLE। One distribution feature NETs nets are extracellular and phagocytosis is intracellular। अब अपने को ये फोटो में दिख रहा है कि ये बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ जो भी आ रहा है, हाइफे, सब कुछ नेट्स से मरता है, ठीक है। और एक फ़ोटो अपन देखेंगे कि जो ग्रीन कलर का ये साइटोप्लाज्म है, जो ऑरेंज कलर का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एकदम दिख रहा है कि बाहर जा रहा है, ठीक है। नेट्स में ऑल द क्रोमेटिन इज आउटसाइड, पूरा धागा धागा टाइप दिख रहा है अपने को, ये रॉबिन्स का फेमस इमेज है। अब बात करते हैं अपन एम्पेरीपोलिसिस की, ठीक है। तो एम्पेरीपोलिसिस क्या, इट इज अ सेल विद इन अ सेल फेनोमेनन, देयर इज नो किलिंग, द बिग सेल इज अ मैक्रोफाज सेल, ठीक है। सीन इन निमोनिक इज मार्क, मतलब कोई सेल किलिंग नहीं हो रही, बस एक मैक्रोफाज के अंदर एक और सेल पड़ा है, ठीक है। तो उसका निमोनिक है मार्क, M फॉर MDS, ठीक है, और MPN माइलोप्रोलिफरेटिव देखना पड़ेगा क्या है, A फॉर AIH, R फॉर रोजाई डॉर्फमैन डिसीज एंड C फॉर CLL, ओके। तो अपन अब ल्यूकोसाइट एडिशन डिफेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑल आर ऑटोसोमल रिसेसिव एंड सब में इन्फेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो LAD1, LAD2, LAD3, इन सब में एक तो कोई डिफेक्ट है और कोई क्लिनिकल कोरिलेशन। तो जो LAD1 है उसके अंदर ये इसका डिफेक्ट है अपना बीटा 2 इंटीग्रिन का, ठीक है, बीटा 2 इंटीग्रिन का डिफेक्ट है। तो इससे क्या होगा, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, सॉरी डिलेड कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेशन या डिलेड सेपरेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प्स। फिर जो LAD2 है, इट इज़ अ CLL Lewis X डिफेक्ट विच रिजल्ट्स इन बॉम्बे ब्लड ग्रुप। एंड जो LAD3, इट इज़ अ डिफेक्ट इन फॉर्म जीन T3 फॉर्म FERM T3 जीन डिफेक्ट, ठीक है, विच शोज द पेशेंट शोज अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग। तो LAD1, 2, 3 बीटा 2 इंटीग्रिन CLL Lewis X फॉर्म T3 डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड बॉम्बे ब्लड ग्रुप एंड लॉट ऑफ ब्लीडिंग। लो ऑर्डर वाइज में मैंने इसका डिजीज़ और डिफेक्ट और क्लिनिकल फीचर बोल दिया। और जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसके अंदर सब एंटीजन प्रेजेंट है HAB, लेकिन सब और सॉरी सब एब्सेंट है, सब एंटीजन एब्सेंट है और सब एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल एंटीजन्स आर एब्सेंट एंड ऑल एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। फिर अपन बात करते हैं ब्रूटॉन्स हाइपोगामा ग्लोब्यूलिनीमिया, ठीक है। ब्रूटॉन्स आ गया, हाइपोगामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन मतलब कि अपना ये IgG वाला जो भी है सब एंटीबॉडीज़ का गेम है, ठीक है। तो B याद रखना है कि B सेल डिफेक्ट है तो एंटीबॉडी का लेना देना है। BTK जीन में दिक्कत है, BTK जीन में B सेल डिफेक्ट बॉयज़ में, और डिफेक्ट इन IgG। अब IgG ऑप्सोनाइजेशन में काम करता था तो इसमें भी डिफेक्ट इन द ऑप्सोनाइजेशन में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन शेडाक-हिगाशी सिंड्रोम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, ठीक है। CHS की बात करते हैं अपन, शेडाक-हिगाशी सिंड्रोम। अब अपन शेडियाक-हिगाशी सिंड्रोम और CHS की बात करते हैं। इसका निमोनिक शेडियाक है, ठीक है, एंड इट इज़ अ लिस्ट जीन डिफेक्ट, इट हैज समथिंग टू डू विद लाइसोसोम। तो LYST, शेडाक-हिगाशी में LYST लिस्ट, तो लिस्ट क्या है, लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग जीन डिफेक्ट, ठीक है, लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग जीन डिफेक्ट। और इसका हिस्टोपैथो अपने को देखना है कि अपने को दिख रहा है कि कोर्स ग्रैन्यूल्स है। तो अब निमोनिक है शेडियाक, तो C फॉर CNS और न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, मतलब पुअर ग्रेड, मेंटल रिटार्डेशन, वॉट एवर। HE से हेमराज, फिर D से डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, फिर I A से आएगा, K से एक तो आ गया कोर्स ग्रैन्यूल्स, ओके, एंड A से एल्बिनिज्म याद रखना है। A इज़ फॉर एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म में सिल्वरी ग्रे हेयर इज़ याद रखना है, ओके। पैथोग्नोमोनिक, नॉट पैथोग्नोमोनिक बट याद रखना है, सिल्वरी ग्रे है। अब अपन बात करते हैं क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ की। तो इसके अंदर ये है कि पेशेंट सफर्स अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन, कैटलिस्ट पॉजिटिव होता है, एंड डायग्नोसिस इंक्लूड्स NBT एंड DHR, ठीक है, नाइट्रोब्ल्यू टेट्रासोडियम एंड डाईहाइड्रोरोडामीन डन बाय फ्लो साइटोमेट्री। और वो NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी जो अपन ने पढ़ा था कि ये जो फैगोसाइटोसिस है, ठीक है, वो NADPH ऑक्सीडेज से होता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग पाथवे के अंदर, which is also called as H2O2 myeloperoxidase halide system, and NADPH oxidase is made by FOX gene, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम था फैगोसाइटोसिस के लिए। तो वो जो CJD है, ठीक है, उसके अंदर NADPH ऑक्सीडेज ही बंद हो गया है, कम हो गया है, तो FOX जीन डिफेक्ट है। तो कैटलिस्ट पॉजिटिव इन्फेक्शन बहुत होने वाले, जो भी ऑर्गेनिज्म कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो उनमें बहुत इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना।
अब अपन मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन और लाइसोसोमल एंजाइम्स, दीज आर द प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स जो पहले से बॉडी में प्रेजेंट है। फिर हिस्टामिन सेरोटोनिन की बात करते हैं। हिस्टामिन का रिचेस्ट सोर्स इज मास्ट सेल्स एंड द अदर सोर्सेज आर बेसोफिल एंड प्लेटलेट्स। ओके, रिचेस्ट सोर्स इज मास्ट सेल्स, बाकी बेसोफिल प्लेटलेट। सीरोटोनिन 5 HT इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा है, तो इंटेस्टाइन मतलब कि सब याद करने के लिए तो एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन EC सेल्स रिचेस्ट सोर्स, और प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट होता है सेरोटोनिन। दोनों के प्रीकर्सर की बात करते हैं, कौन सा अमीनो एसिड इज द प्रीकर्सर। हिस्टामिन का हिस्टिडीन और सीरोटोनिन का ट्रिप्टोफान। दोनों अलग अलग कजिन है, सब स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ, लेकिन फंक्शन सेम है, सेम फंक्शन करेंगे, कजिन भाई है। फंक्शन क्या क्या है, तो इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, जो सॉरी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशन, ठीक है। हेल्प्स इन वेजो डायलेशन क्योंकि वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा रहा है लेकिन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अस्थमा, फिर जो स्पेशल स्टेन फॉर मास्ट सेल्स इन बेसोफिल्स इज टोलुडिन ब्लू। ओके, ये याद रखना है। और ये एक फ़ोटो है टोलुडिन ब्लू स्टेन के अंदर जो मास्ट सेल्स है जो भी दिख रहा है वो फोटो है। फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स की बात करते हैं तो ये रिलीज़ करेंगे, एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे। लाइसोसोमल कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स में, लेकिन कौन सा लाइसोसोम्स में, तो जो ग्रेन्यूल्स हैं न्यूट्रोफिल के, जो न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स हैं, न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं उनमें लाइसोसोम्स हैं, वो रिलीज़ कर रहे हैं एंजाइम्स, ठीक है। तीन टाइप के ग्रैन्यूल्स है लाइसोसोम्स में, ठीक है। तो पहला है प्राइमरी, दैट इज ए, फर्स्ट लेटर, एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स। उसका निमोनिक है, क्या क्या वो सिक्रीट करेगा, ठीक है, क्या क्या रिलीज़ करेगा ये ग्रैन्यूल्स, तो ABCDE। ए फॉर एसिड हाइड्रोलेस, बी फॉर बैक्टीरिया किलिंग माइलोपेरोक्सिडेज जो अपन फैगोसाइटोसिस में पढ़ा था, MPO, ठीक है, MPO2 हैलाइड सिस्टम, H2O2 हैलाइड सिस्टम। फिर C फॉर कोलाजिनस कैथेप्सिन, D फॉर डिफेंसिन, E फॉर इलास्टेज, ABCDE। फिर सेकेंडरी है स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स, SS, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोलाजिनस दैट इज टाइप 4, दैट इज ब्रेक्स टाइप 4 कोलाजन, ये सेकेंडरी स्पेसिफिक SS। एंड अदर वन इज लेक्टोफेरिन, ठीक है। तो लेक्टूफेरिन 2 सेकेंडरी, निमोनिक है स्पेसिफिक लेक्टूफेरिन, तो स्पेसिफिक में टाइप 4 कोलाजिनस आ गया, ठीक है। कोलाजिनस प्राइमरी में भी था लेकिन सेकेंडरी में टाइप 4 है। फिर टर्शरी, C पार्टिकल, C थर्ड लेटर है, थर्ड अल्फ़ाबेट, टर्शरी, जिलाटिनेस। क्वेश्चन है ये कि जिलाटिनेज इज रिलीज बाय C पार्टिकल, ठीक है, जिलाटिनेज इज रिलीज बाय C पार्टिकल, याद रखना है। फिर बात करते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड मीडिएटर्स की, तो 3 है, नाइट्रिक ऑक्साइड, PAF, कीमोकाइंस, ठीक है ना। आगे और भी आएगा, अभी के लिए 3 याद करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, तो वो हर चीज़ ओपन करेगा, सब चीज़ें खोल देगा तो क्या करेगा, वेसोडाइलेशन कर देगा। और एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, प्लेटलेट को खोल देगा, मतलब कि प्लेटलेट को चिपकने नहीं देगा, ठीक है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं कर रहा है, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, प्लेटलेट को सेपरेट रखेगा। फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट तो चिपक जाएगा, सब एग्रीगेट करेगा, ठीक है, और ये सब नैरो करेगा, PAF, therefore platelet aggregation and blood vessels will undergo vasoconstriction, PAF प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। फिर कीमोकाइंस भी याद रखना है, 4 टाइप है इसके, सब टाइप्स है। जो कीमोकाइंस है वो ऐसा कुछ मीडिएटर है जो सेल्स को अट्रैक्ट करेगा, जो अपने WBC जो भी अलग अलग सेल्स है उनको अट्रैक्ट करेगा। तो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स का टॉलरेंस ब्लू हो गया, और अपन ने ये ग्रैन्यूल्स पढ़ लिया, ठीक है। अपन न्यूली सिंथेसाइज्ड मीडिएटर्स पे आ रहे हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, कीमोकाइंस, सॉरी PAF की बात कर ली, कीमोकाइंस की बात कर रहे थे। कीमोकाइंस में सिस्टीन अमीनो एसिड है, तो जो सिस्टीन है विच अट्रैक्ट्स, सॉरी जो कीमोकाइन है, तो कीमोकाइंस अट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ओके। तो पहला है CX3C मतलब कि 3 X है, 3 कोई भी अमीनो एसिड है, बाकी 2 सिस्टीन है। जितना नंबर ऑफ C है इन द कीमोकाइंस दैट मीन्स उतना सिस्टीन है, मॉलिक्यूल और वॉट एवर स्ट्रक्चर। तो CX3C मतलब एक स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उनका जो एग्जाम्पल है वो उनका नाम है, ठीक है, वो एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, मतलब AKA बोल सकते अपन, नाम है कि CX3C AKA फ्रैक्टाल्कीन, ठीक है, फ्रैक्टाल्कीन। और ये अट्रैक्ट करेगा T सेल्स और मोनोसाइट्स को, ठीक है, जो फ्रैक्टाकील है, ठीक है, फ्रैक्टाल्कीन। फिर जो CXC है अल्फा कीमोकाइन, वो अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रोफिल्स को, उसका एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 8। ऐसा याद रखना, CXC एक्स के ऊपर थोड़ा जोड़ दो, टोपी लगा दो, तो 8 हो गया इंटरल्यूकिन 8, ठीक है, अट्रैक्ट्स द न्यूट्रोफिल्स। फिर CC, ठीक है, तो CC है एग्जांपल है ईओटेक्सिन, MCP रांटेस एंड अट्रैक्ट्स यूसिनोफिल मोनोसाइट्स T सेल्स, एंड C इज लिम्फोटेक्टिन एंड अट्रैक्ट्स लिम्फोसाइट्स। पर जो अब याद रखना है, CXC इज अल्फा कीमोकाइन, CC इज़ बीटा कीमोकाइन, C इज़ गामा कीमोकाइन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जो ईओटेक्सिन है, जो टाइप ऑफ CC बीटा कीमोकाइन है, CC मतलब बीटा कीमोकाइन, वो एक PYQ है, ठीक है।
है ना, सी ईओटेक्सिन। फिर साइटोकाइंस की अपन बात करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं साइटोकाइंस की, जो चौथा नंबर का न्यूली सिंथेसाइज्ड मीडिएटर्स है। क्या क्या है उसके अंदर? तो एक तो इंटरल्यूकिन्स, टीएनएफ अल्फा और इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इंटरल्यूकिन्स, टीएनएफ अल्फा और इंटरफेरॉन्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या करता है ये, क्या क्या मीडिएट करेगा, क्या रुकेगा, बंद करेगा, वॉट, ठीक है। जैसे कि फीवर है, तो फीवर किस चीज़ से होता है? तो इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड टीएनएफ अल्फा, ये एकदम बेसिक है, याद रखना ही है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1, 6 और टीएनएफ अल्फा, ठीक है, ये सब फीवर करवाता है। तो टीएनएफ अल्फा तो है नो फूड एपेटाइट, दैट इज के एपेटाइट रोकेगा, ठीक है। तो डिक्रीज इन एपेटाइट, टीएनएफ अल्फा फीवर में पढ़ ले अपन, और सेप्टिक शॉक के मीडिएटर भी है ये, ठीक है। सेप्टिक शॉक में टीएनएफ अल्फा का रोल है। तो टीएनएफ अल्फा का फीवर, डिक्रीज इन एपेटाइट एंड सेप्टिक शॉक, ऐसे याद रख सकते हैं। नो फूड एपेटाइट, एनएफए, टीएनएफ अल्फा, नो फूड एपेटाइट। फिर प्रो एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, दैट इज इन्फ्लेमेशन को प्रो भी कराएगा, स्टार्ट भी कराएगा, एंड एंटी स्टॉप भी कराएगा, दैट इज इंटरल्यूकिन 4 एंड 6। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्टॉप करवाएगा, इंटरल्यूकिन 10 एंड टीजीएफ बीटा, ओके। TGF नॉट TNF, TGF बीटा। फिर टी सेल मैचुरेशन कौन करवाता है? IL-7। यूसिनोफिलिक एक्टिवेशन इज IL-5, ठीक है, फिफ्थ लेटर ABCD, फिफ्थ IL-5। न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट इज बाय IL-8, एंड जो रेगुलेट APR करता है वो IL-6। IL-6 रेगुलेट्स APR आर एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, ठीक है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट मतलब ये ऐसे रिएक्टेंट्स है जो बॉडी में कुछ भी हुआ तो ब्लड में या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव APR, ठीक है। तो IL-6 का ये हो गया एक तो कि रेगुलेट्स APR, एंड IL-6 ऑल्सो एज अ रोल इन AOCD, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अब बात करते हैं अपन पॉजिटिव APR की। तो पॉजिटिव APR मतलब कि जो इंक्रीज इन ब्लड हो रहा है, ठीक है, तो है वो CRP, फेरिटिन, हेप्सिडिन, हेप्टोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, प्रोकैल्सिटोनिन विच इज अ मार्कर ऑफ सेप्सिस। प्रोकैल्सिटोनिन इज अ मार्कर ऑफ सेप्सिस, एंड SAA सीरम अमाइलॉइड एसोसिएट। तो ये लिस्ट लंबी है, तो दैटफॉर वी वुड रिमेंबर नेगेटिव APR दैट डिक्रीजेज इन ब्लड, दैट इज टैन, ठीक है। टी से टी, टैन, 3T डबल A एंड 1N, जैसे कि ट्रांसथायरेटिन, ट्रांसकॉटिन, ट्रांसफेरिन, एल्बुमिन एंड एंटीथ्रोम्बिन, ठीक है। TTTAAN, टैन, ट्रांसफेरिन, ट्रांसकॉटिन, ट्रांसथायरेटिन, एल्बुमिन, एंटीथ्रोम्बिन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंटरफेरॉन्स की। फिर इंटरफेरेंस के 3 टाइप की बात करते हैं अपन। इंटरफेरेंस में इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा, गामा। तो जो अल्फा है और सोर्सेज और फंक्शन, ठीक है। इंटरफेरॉन जो इनके सोर्सेज क्या क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो सोर्सेज का निमोनिक है LFT एंड फंक्शन का निमोनिक है अल्फा, बीटा, गामा। तो सोर्सेज का निमोनिक है LFT, दैट इज इंटरफेरॉन अल्फा का सोर्स है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में भी कौन सा? तो मैक्रोफाजेस। फिर F, तो F फॉर फाइब्रोब्लास्ट, फॉर इंटरफेरॉन गामा, बीटा, इंटरफेरॉन बीटा फाइब्रोब्लास्ट, एंड इंटरफेरॉन गामा तो T से TH1, ठीक है, T हेल्पर 1। और जो इनका निमोनिक है अल्फा, बीटा, गामा। तो इंटरफेरॉन अल्फा करेगा एंटीवायरल प्रॉपर्टी, इंटरफेरॉन बीटा करेगा ब्रेन डिजीज का ट्रीटमेंट, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंड इंटरफेरॉन गामा करेगा ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ CGD, क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज। तो अपन अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। तो ठीक है, तो इट इज़ अ 20 कार्बन कंपाउंड जो अरेकिडोनिक एसिड है, एंड ये ऐसी फॉर्म नहीं होता, ये फॉस्फोलिपिड से बनता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड भी कैसे? तो इसको कौन ब्रेक डाउन करेगा? फॉस्फोलाइपेज A2 एंड C, ठीक है। तो फॉस्फोलाइपेज A2 एंड फॉस्फोलाइपेज C। तो ये ग्राफ देखते हैं, सॉरी ये फ्लो चार्ट, कि फॉस्फोलिपिड्स है उसको ब्रेक डाउन किया फॉस्फोलाइपेज A2 एंड फॉस्फोलाइपेज C ने, अरेकिडोनिक एसिड बना। अब इस पर 2 एंजाइम एक्ट करेंगे, साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोऑक्सीजनेज, दैट इज कॉक्स एंड लॉक्स, ठीक है। तो 2 पाथवे हो गए अब, कॉक्स पाथवे एंड लॉक्स पाथवे। तो जो कॉक्स पाथवे है, जब ये एंजाइम एक्ट कर रहा है अरेकिडोनिक एसिड पे कॉक्स पाथवे में, तो अपने को प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन A2 मिलेगा, ठीक है। बाय कॉक्स पाथवे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, एंड बाय लॉक्स पाथवे वी वुड गेट LT, ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन्स। तो अपन बात करते हैं एक तो कॉक्स पाथवे की, ठीक है। तो कॉक्स पाथवे में एक तो ऐसे याद रखना है कि पहले तो ये फ्लो चार्ट याद रखना है, फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोलाइपेज A2 एंड C एक्ट करेगा तो अरेकिडोनिक एसिड बनेगा। फिर अरेकिडोनिक एसिड से कॉक्स पाथवे एंड लॉक्स पाथवे, मतलब कि कॉक्स और लॉक्स एंजाइम जो है साइक्लोऑक्सीजनेस और लॉक्स से है क्या था, लाइपोऑक्सीजनेस। तो साइक्लोऑक्सीजनेस और लाइपोऑक्सीजनेस, ठीक है, ये 2 पाथवे है। कॉक्स बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2, और लॉक्स बनाएगा ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन्स, ठीक है। अब अपन तो पहले बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं कॉक्स में, ठीक है। तो कॉक्स के अंदर आता है साइक्लोऑक्सीजनेस, ठीक है। तो साइक्लोऑक्सीजनेस कॉक्स पाथवे की बात करते हैं अपन। तो उसके अंदर जैसे कि अरेकिडोनिक एसिड है, ठीक है, तो वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 पे एक्ट करेगा,
ठीक है। और तो दो है, सॉरी, तो दो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम है, ठीक है। तो दो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम है जो बना रहे थे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन E2, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन में अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन्स है कि भाई पहले ये बनेगा, पहले ये बनेगा, फिर कोई दूसरा कुछ बनेगा, ठीक है। तो सपोज अभी प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बन रहा है, सबसे पहले PGG2 बनेगा, ठीक है। सबसे पहले PGG2 बनेगा, तो सबसे पहले PGG2 बनेगा और फिर आएगा PGH2। तो PGH2 होल है, PGH2 होल है, ठीक है। तो G से H बना, ABCDEFGH अल्फ़ाबेट मैनर में, G से H, H होल है। अब H से IJ, ठीक है, सॉरी I मतलब बनेगा, ठीक है। और जो 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 PGI2 है जो नेक्स्ट बन रहा है उसको अपन प्रोस्टासाइक्लिन बोलेंगे, और प्रोस्टासाइक्लिन बनाएगा। और जो PGH2 उससे अपन थ्रोम्बोक्सिन E2 भी बन सकता है, ठीक है। तो मतलब ये PGH2 से एक साइड से तो भाई PGI2 और TXA2 हो गया। और जो पहले के हैं DEF वाले, जो प्रोस्टाग्लैंडिन DEF, ठीक है, डी मतलब कौन सा, D2 E2 और F2 अल्फ़ा, ठीक है। D2 E2 और F2 अल्फ़ा, मतलब PGD2, PGE2 एंड PGF2 अल्फ़ा, ये सब PGH2 होल से बन रहा है, ठीक है। तो PGD2 है डायलेशन, D फॉर डायलेशन, तो कॉजेज वैसो डायलेशन। PGE2 causes pain, and PGF2 alpha is carboprost that is used for cervical ripening. तो PGE2 causes pain, and PGF2 alpha is carboprost which is used for cervical ripening. अब मीडिएटर्स जो पेन करते हैं, मीडिएटर्स विच कॉज पेन आर ब्रेडिकाइनिन एंड PGE2। सबसे पहले तो G2 आ गया, उससे H2 से PGI2 और थ्रोम्बोक्सिन E2, फिर D2 E2 और F2 अल्फ़ा। अब बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो प्रोस्टासाइक्लिन है, और थ्रोम्बोक्सिन E2, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों सेम जैसे ही है, बल है दोनों, मतलब सेम मतलब कि PGH2 से निकल रहे हैं, लेकिन दे आर कंप्लीट पोलर अपोजिट। अब एक को याद रखना, दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो प्रोस्टासाइक्लिन है वो करेगा सब नैरोइंग डाउन करेगा, सॉरी, प्रोस्टासाइक्लिन है PGI2, वो करेगा, उसका दूसरा नाम है प्रोस्टासाइक्लिन दैट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, और वेसोडाइलेशन, मतलब कि छुट्टा करेगा सबको, सबको दूर दूर रखेगा। और जो थ्रोम्बोक्सिन E2 है वो नैरोइंग डाउन करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन। कॉक्स 1 क्या है, तो कॉक्स 1 इज़ अ कैस्ट्रो प्रोडक्टिव एंजाइम, जो गुड है, पुलिसमैन ऑफ द गट जो बोलते हैं, ठीक है, वो ये है, मतलब कॉक्स 1। तो कॉक्स 1 इज गेस्ट्रो प्रोटेक्टिव एंजाइम गुड। अब अपन अगर गलती से कॉक्स 1 को इनिबिट कर दिया अपने, तो वही पेप्टिक अल्सर होगा, दिक्कत होगी। तो यही पढ़ रहे हैं कि एनसेड्स जो है, जैसे कि एग्जांपल एस्पिरिन कैन शट ऑफ बोथ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 देयर बाय कॉजिंग PUD, पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो वही कॉक्स 1 तो अच्छा ही है एकदम, तो क्यों बंद करना है उसको, मतलब, ठीक है। और कॉक्स 2 है, ठीक है। तो कॉक्स 2 में सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स होते हैं, और मान लो अपन सिर्फ कॉक्स 2 को ही इनिबिट कर रहे हैं, तो कॉक्स 1 तो रह गया, तो अच्छी बात है, मतलब, ठीक है। मतलब यही है ना कि कॉक्स 2 को इनिबिट क्या करना है, तो जो पूरे प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे सब कुछ, तो ये बंद हो जाएंगे। तो जो भी ये पेन और ये सब हो रहा था, तो ये सब नहीं होगा। तो कॉक्स 2 इनिबिटर और कॉक्सिप्स, ठीक है, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स लाइक सेलेकॉक्सिब, इटोरीकॉक्सिब, तो नो पेप्टिक अल्सर डिजीज, याद रखना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इतना। तो बात करते हैं लाइपोक्सिजेनेस उसकी, लॉक्स पाथवे की। तो उसमें एक तो अराकिडोनिक एसिड है, ठीक है। जो अराकिडोनिक एसिड है वो 5 लॉक्स और 12 लॉक्स है, 2 लॉक्स है, ठीक है, 5 लॉक्स एंड 12 लॉक्स, ठीक है। जो ल्यूकोट्राइन्स और लाइपोक्सिन्स कौन कौन बनाते हैं, तो जो 12 लॉक्स है वो लाइपोक्सिन बनाएगा। 12 तो बड़ा नंबर है, ऊपर दिख रहा है अपने को लाइपोक्सिन। लाइपोक्सिन यार डज हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। और बाकी जो 5 लॉक्स है वो ल्यूकोट्राइन्स बना रहा है, कौन सा, LTA4, ल्यूकोट्राइन A4। सबसे पहले ए आया था, ABCD याद रखना है, A4 से B4 C D E सब, ठीक है। तो 5 लॉक्स ल्यूकोट्राइन्स बना रहा है, ल्यूकोट्राइन इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, ठीक है, जो भी है। और जो जो 12 लॉक्स है वो लाइपोक्सिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अब LTA4, तो LTB4 जो है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटेक्सिस, एंड जो LTC4D4E4 है, ठीक है, तो एक्स ऑन ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंड कॉजेज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अस्थमा। तो जो लूकास्ट होता है, ठीक है, तो वो इनिबिट करेंगे इनको, सिर्फ C4D4E4 को बंद करेंगे। क्योंकि अब मान लो अपन ने गलती से LTA4 को ब्लॉक कर दिया है, तो LTB4 भी ब्लॉक हो जाएगा। अब कीमोटेक्सिस तो अपने को फैकोसाइटोसिस में चाहिए ही पूरा। तो हमने ऐसी ड्रग बनाई जो लूकास्ट है, मॉन्टेलूकास्ट, जफीलूकास्ट, ठीक है, विच आर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो कौन से रिसेप्टर, खाली LTC4D4E4 को ही ये लोग इनिबिट करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि अस्थमा की एक ड्रग है ज़ाइल्यूटॉन,
ILEUT xylitol विच इनिबिट्स 5 लॉक्स, ठीक है, वो पूरा 5 लॉक्स को बंद कर देगा, लेकिन दैट वुड ऑल्सो इनिबिट द कीमोटैक्सिस, ठीक है। xylitol इज फॉर अस्थमा। तो ये हो गया 12 लॉक्स लैपोक्सिन, 5 लॉक्स LTA4, फिर B4 रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस, देन C4 D4 E4 दो विच कॉजेज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बिकॉज इट एक्ट्स ऑन द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट पाथवे की। कॉम्प्लीमेंट पाथवे में 3 पाथवे होते हैं, क्लासिकल, लेक्टिन, मैनोज लेक्टिन, ओके। क्लासिकल, मैनोज लेक्टिन एंड अल्टरनेटिव। तो एक तो क्लासिकल अल्टरनेट हो गया, बीच में आ गया मैनोज लेक्टिन। तो जो क्लासिकल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द C1, एकदम क्लासिक है, C1 से स्टार्ट करेगा। मैनोज स्टार्ट्स फ्रॉम C2 C4, अल्टरनेट स्टार्ट्स फ्रॉम C3। मैनोज बीच में आ गया, ठीक है, तो C2 C4 और अल्टरनेट एकदम राइट साइड में, तो वो C3 भी दिख रहा है, ठीक है। अब क्लासिकल पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन, उसमें भी IgM और IgG, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अल्टरनेट पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय A फॉर अल्टरनेट, A फॉर IgA। अल्टरनेट पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय IgA। फिर MBL मतलब कुछ होगा यार, मैनोस बैक्टीरिया या जो भी है, ठीक है। MBL याद रख लो यार, MBL पाथवे है जो भी है, तो MBL इज लेक्टिन, मैनोस लेक्टिन, ठीक है। इज एक्टिवेटेड बाय माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स। तो वापस अपन बोलते हैं कि क्लासिकल C1 इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, एंटीजन में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, IgG एंड IgM। फिर आता है अपना अल्टरनेट C3, ओके, एंड और IgA से एक्टिवेट हो रहा है अल्टरनेट पाथवे। और मैनोस लेक्टिन या जो भी MBL पाथवे है, C2 C4 एंड MBL इज एक्टिवेटेड बाय माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मोस्ट क्रिटिकल स्टेप C3 है, दिख रहा है अपने को C3 कन्वर्टेज, मतलब जितने भी तीनों पाथवे आके C3 पे आ रहे हैं। तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इज इक्वल टू C3 and all three pathway results in formation of MAC, membrane attack complex, that is C5B to C9। अब कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात करते हैं तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है C3, ठीक है, तो ये हो गया। फिर अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ MAC, तो C5B to C9 है, ठीक है। फिर कॉजेज बैक्टीरियल लाइसिस, ठीक है, बैक्टीरियल लाइसिस करेगा। फिर डेफिशिएंसी और डिजीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो जो ये है कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये बैक्टीरियल लाइसिस करेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट पाथवे बैक्टीरियल का लाइसिस करेगा, सॉरी, MAC कॉजेज बैक्टीरियल लाइसिस, जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या होगा। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी C2 याद रखना है, इट्स C2, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी इज C2। फिर जो अगर C1 to 4 मतलब इनिशिएटर है, ठीक है, अर्ली कॉम्पोनेंट है, नॉट इनिशिएटर, अर्ली कॉम्पोनेंट। तो जो अगर C1 to 4 की डेफिशिएंसी है, अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद SLE। फिर जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उससे फिर कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इज़ मेनिंगोकोकस, ठीक है, कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर C1 इनिबिटर की बात करते हैं, तो जो C1 इनिबिटर डेफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। तो ये अंडर कंट्रोल्ड पाथवे हो जाएगा, मतलब ऐसा है कि C1 हर बार एक्टिवेट नहीं होता है। C1 जब किसी को मारना है या कुछ करना है तो तभी तो वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो C1 को हमेशा C1 इनिबिटर चेक में रखते हैं। तो C1 इनिबिटर डेफिशिएंसी हो गई, मतलब कि C1 बनता जा रहा, तो अनकंट्रोल्ड पाथवे हो गया। तो दैट लीड्स टू हेरिडिटरी एंजियोइडिमा, HAE, हेरिडिटरी एंजियोइडिमा। तो उसमें क्या होगा कि पफर्ड फेस, स्वेलिंग, ईडिमा, फेस, लिप्स, लैरिंग्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सॉरी, ईडिमा इन द फेस, लिप्स एंड लैरिंग्स, लेकिन लैरिंग्स के अंदर होगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, विच इज़ एन इमरजेंसी। तो HAE में पफ्ड स्पेस एंड पफ्ड फेस एंड स्वेलिंग। फिर बात करते हैं क्रॉनिक स्वेलिंग की। तो क्रॉनिक स्वेलिंग में तो अगर अपन फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाजेस और प्लाज्मा सेल्स। तो याद रखना था कि मैक्रोफाजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ठीक है, मैक्रोफाजेस। तो मैक्रोफाजेस को टिश्यूज़ में हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन टिश्यूज़ दे आर कॉल्ड एज हिस्टियोसाइट्स। एंड मैक्रोफाजेस का अलग अलग नाम होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्रेन में माइक्रोग्लिया, लंग्स में डस्ट सेल्स AKA एल्वियोलर मैक्रोफाजेस, लीवर में कफर सेल्स, किडनी में मेसेंजियल सेल, स्प्लीन में लिटोरल सेल्स, प्लेसेंटा में हॉफ बियोर सेल्स, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट, और साइनोवियम में टाइप A साइनोवियोसाइट, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनुलोमा की बात करते हैं, तो ग्रेनुलोमा में क्या 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 हो सकता है, ठीक है। ग्रेनुलोमा इज
तो ग्रेन्युलोमा इज अ सब टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक सब टाइप है ग्रेन्युलोमा। तो ग्रेन्युलोमा में क्या क्या है इसका कंपोनेंट्स क्या है, तो सेंटर में अपने को दिख रहा है केजियस नेक्रोसिस, इट में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। ठीक है, केजियस नेक्रोसिस इफ प्रेजेंट है तो केजियटिक ग्रेन्युलोमा, इफ एब्सेंट तो नॉन केजियटिक ग्रेन्युलोमा। जो टीबी और सार्कोइडोसिस है दोनों के अंदर केजियटिक और नॉन केजियटिक ग्रेन्युलोमा हो सकता है, लेकिन टीबी के अंदर केजियटिक ग्रेन्युलोमा वाला पार्ट ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है, और सार्कोइडोसिस में नॉन केजियटिक टाइप ऑफ ग्रेन्युलोमा ज़्यादा है, ठीक है। फिर ठीक है, फिर द पेरीफेरी ऑफ द ग्रेन्युलोमा कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच फॉर्म्स द लिम्फोसिटिक कॉलर, ठीक है, लिम्फोसिटिक कॉलर, ठीक है, लिम्फोसिटिक कॉलर। द पेरीफेरी में जो है दिख रहा है अपने को, ये लिम्फोसिटिक कॉलर है। ये कौन से लिम्फोसाइट्स की है, तो टी हेल्पर वन की। टी हेल्पर वन लिम्फोसाइट अपने पता था विच इज द सोर्स ऑफ LFT और अल्फा बीटा गामा। तो टी हेल्पर वन इज द सोर्स ऑफ इंटरफेरॉन गामा, दैट इज TH1 लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस IFN गामा, ठीक है, जो ये लिम्फोसिटिक कॉलर का पार्ट है, ठीक है। और अगर लिम्फोसिटिक कॉलर एब्सेंट है, जैसे कि मान लो सार्कोइडोसिस है, उसके अंदर नॉन केजिएटिंग है, ठीक है, ज़्यादातर, तो नेकेड ग्रेनुलोमा ही दिखता है। इफ द लिम्फोसिटिक कॉलर मतलब नेकेड ग्रेनुलोमा का नॉन केजिएटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल लाइक इफ लिम्फोसिटिक कॉलर इज एब्सेंट तो नेकेड ग्रेनुलोमा इज सीन इन सार्कोइडोसिस। इफ लिम्फोसिटिक कॉलर इज एब्सेंट तो नेकेड ग्रेनुलोमा इज सीन इन सार्कोइडोसिस, ठीक है। नेकेड ग्रेनुलोमा सार्कोइडोसिस में होता है। तो अपन ने तो लिम्फोसिटिक कॉलर की बात कर ली, TL1 की, ठीक है। और अपन ने फिर जो पेरीफेरी का रिम था लिम्फोसिटिक कॉलर की बात की, अंदर का केजिएटिंग के नेक्रोसिस की बात की, अलग अलग मैक्रोफाजेस के सेल्स की बात की, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, द सेल सराउंडिंग द केजियस नेक्रोसिस हैव डिफरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अगर राउंड न्यूक्लियस है तो मैक्रोफाजेस है, तो इफ क्या था, हाँ, तो अगर द सेल सराउंडिंग द केसियस नेक्रोसिस हैव डिफरेंट न्यूक्लियस, सेल्स विद द राउंड न्यूक्लियस इज मैक्रोफाज, सेल विद द स्लिपर शेपेड, मतलब न्यूक्लियस जो उसको खींचा अपन ने तो वो स्लिपर शेपेड हो गया। तो जो स्लिपर शेपेड हो गया तो उसको मॉडिफाइड मैक्रोफाजेस बोलेंगे और एपिथेलियोइड सेल्स बोलेंगे, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ ग्रेनुलोमा, ठीक है। तो जो मॉडिफाइड मैक्रोफाजेस है और एपिथेलियोइड सेल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ ग्रेनुलोमा, जो स्लिपर शेपेड न्यूक्लियस है उसके अंदर, ठीक है। ये दिख रहा है अपने को, ये मॉडिफाइड मैक्रोफाजेस है, जो एपिथेलियोइड सेल है, स्लिपर शेपेड न्यूक्लियस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है। फिर बात करते हैं MNGC की। MNGC क्या है, तो MNGC आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स और जायंट सेल्स, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ मैक्रोफाजेस। बहुत सारे मैक्रोफाजेस बन के एक मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल बनाएंगे। तो नाउ नाउ यू विल स्टडी द टाइप्स ऑफ जायंट सेल, ठीक है। 6 टाइप है अलग अलग। लंघांस जायंट सेल, तो हॉर्शू शेपेड में न्यूक्लिया अरेंज्ड है, ठीक है, हॉर्शू शेपेड में, नॉट लंगरहान। लंगरहान सेल इज अ APC प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक है, लंगरहान, ये लंघांस जायंट सेल्स, ठीक है। हॉर्शू सीन इन TB, तो सीन इन TB लंघांस जायंट सेल। फिर आता है टूटॉन, तो ओ आ गया, तो ओ आ गया मतलब कि रेथ लाइक न्यूक्लियर, रेथ मतलब ये माला टाइप रेथ, राउंड फैशन में अरेंज है न्यूक्लियर, ठीक है, राउंड में अपने को दिख रहा है। सीन इन ज़ांथोमा, ज़ांथोमा इज अ लिपिड डिसऑर्डर, ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं अपन फॉरेन बॉडी जाइंट सेल की। तो अपन बात करते हैं ग्रेनुलोमा की, तक तो लंघांस की बात की, फिर टूटॉन जाइंट सेल, टूटन जाइंट सेल है, टूटॉन डबल O आया इसके अंदर, तो राउंड फैशन है, रेथ लाइक न्यूक्लिया, ठीक है, रेथ लाइक न्यूक्लिया है, सीन इन ज़ांथोमा लिपिड डिसऑर्डर। फिर बात करते हैं फॉरेन बॉडी जाइंट सेल की। तो फॉरेन बॉडी जाइंट सेल में एफोसाइड न्यूक्लिया है, ठीक है, एफोसाइड न्यूक्लिया है,
सीन इन फॉरेन बॉडीज लाइक टेलिकम पाउडर और सूचर मटेरियल, ठीक है। फॉरेन बॉडी जाइंट सेल, हेफाजार्ड न्यूक्लियर दिख रहा है इसके अंदर। फिर आता है वॉर्दिन फिंगरली जाइंट सेल, ये तो इंट्रान्यूक्लियर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन से सीन इन मीसल्स। फिर रीड स्टनबर्ग सेल आउलाई अपीयरेंस, रीड स्टनबर्ग रेड, तो रेड किस में आता है ना, यूसिनोफिलिक इंक्लूजन है, हॉजकिंस में दिखेगा, ठीक है। ये दिख रहा है न्यूक्लियस और उसके आसपास पूरा पिंकिश टाइप है, ठीक है, पिंकिश टाइप है, तो ये यूसिनोफिलिक है, ठीक है। आउलाई अपीयरेंस, बेसोफिलिक में जो आउलाई अपीयरेंस है दैट इज सीन इन CMV, ये पिंक ब्लू कलर आइज, बेसोफिलिक, बी फॉर बी ब्लू, बेसोफिलिक आउलाई अपीयरेंस CMV, फोटो इमेज बेस याद रखना है, ठीक है। इसमें यूसिनोफिलिक है रीड में और इसमें बेसोफिलिक है। फिर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड 3Ms, ठीक है। इसमें हिस्टोपैथो पे 3Ms, मल्टी न्यूक्लिएटेड मोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियाई एंड मार्जिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस के मार्जिन पे आ गया, ठीक है, जैसे बॉर्डर पे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मोल्डिंग एंड मार्जिनेशन। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोमा की, ये तो अपन ने पढ़ा जाइंट सेल के टाइप्स। ग्रेन्युलोमा के टाइप्स में पहला स्टीलेट है, ठीक है, स्टीलेट ग्रेन्युलोमा, कैट स्क्रैच डिजीज और लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम में, LGV। फिर डोनट ग्रेन्युलोमा, क्यू फीवर और एलोप्यूरिनॉल के कंजम्पशन से भी डोनट ग्रेन्युलोमा हो सकता है, इट इज़ अ क्वेश्चन। फिर आता है डर्क ग्रेन्युलोमा, तो इट इज़ सीन इन सेरिब्रल मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, स्पेशल स्टेन इज फील्ड स्टेन, ठीक है। सेरिब्रल मलेरिया, डर्क ग्रेन्युलोमा, ये दिख रहा है फील्ड स्टेन दिख रहा है, ये एकदम 2 लाइनें हैं, ठीक है। डर्क सर, ठीक है, डर गया, सेरिब्रल है। अब बात करते हैं अपन वूंड हीलिंग की, तो वूंड हीलिंग में ये याद रखना है 0, 1, 2 और 3, 5, 3, तो 0, 1, 2 डेज और फिर 3 डे, 3rd डे, 5th डे एंड 3rd वीक, ठीक है। डे 0, 1, 2 एंड डे 3, डे 5, डे 21, ठीक है, इवेंट्स ऑफ वूंड हीलिंग। तो डे 0, 1, 2, तो अब अपन अभी वूंड हीलिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो डे 0 पे प्लेटलेट एंड फिब्रिन फॉर्म्स द ब्लड क्लॉट, प्लेटलेट सबसे पहले प्लेटलेट आता है। डे 1 और डे 2 पे वही सेम है कि ब्लड क्लॉट रिमेन्स फॉर 48 आवर्स, मतलब टोटल ब्लड क्लॉट 48 आवर्स तक रहता है, डे 2 में भी रहता है। और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। थिन एपिथेलियल लेयर फॉर्म बनेगी डे 2 पे, ठीक है, थिन एपिथेलियल लेयर, जो वाइटिश जो लेयर दिखती है दैट इज़ द थिन एपिथेलियल लेयर। डे 3, तो ग्रेन्युलेशन स्टार्ट्स डे 3, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कोलाजन बनना यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 3 चीज़ें स्टार्ट होती है, ठीक है। GCC, ग्रेन्युलेशन, कोलाजन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे 3। मैक्रोफाजिस आर द सेल्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, क्रॉनिक का आपने पढ़ा था मैक्रोफाजिस था, ठीक है। एंड ग्रेन्युलेशन टिश्यू मतलब कि जो रेडिश टिश्यू है अंडरनीथ द इंजरी, ठीक है, ठीक है, उसको अगर अपन निकाल देंगे तो ब्लड निकलता है ना, वैसा। तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू बिगिन्स टू फॉर्म, दैट इज द ब्लड वेसल फॉर्मेशन स्टार्ट्स विच इज द हॉलमार्क ऑफ रिपेयर, ठीक है। ग्रेन्युलेशन टिश्यू इज द हॉलमार्क ऑफ रिपेयर। कोलाजन फॉर्मेशन भी बनता है एट द मार्जिन्स, नो स्कार राइट नाउ बिकॉज मार्जिन पे बन रहा है। डे 5 की बात करते हैं तो मैक्सिमम ग्रेन्युलेशन टिश्यू, मैक्सिमम न्यूवेस्कुलराइजेशन एंड कोलाजन ब्रिजिंग स्टार्ट्स, ठीक है। डे 5 पे मैक्सिमम ग्रेन्युलेशन टिश्यू, मैक्सिमम न्यूवेस्कुलराइजेशन एंड कोलाजन ब्रिजिंग स्टार्ट्स, एंड डे 21 पे मैक्सिमम कोलाजन, ठीक है, डे 21 वीक 3 पे। अब याद तक करते हैं कि फैक्टर्स नीडेड फॉर वुंड हीलिंग आर विटामिन C एंड जिंक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग इज इन्फेक्शन एंड DM, स्टीरॉइड्स। 100% वुंड स्ट्रेंथ कभी नहीं आता है, नेवर। कोलाजन स्टार्टिंग इज टाइप 3 बट एट द एंड इज टाइप 1 विच इज वे स्ट्रॉन्ग एंड इट इज 4 times more than टाइप 3. Therefore the ratio between type 3 and type 1 is 1:4, or the ratio, you can say that ratio between the type 1 and type 3 is 4:1. Okay, collagen at the end, type 1 strongest. Wound contraction is caused by myofibroblast. तो एक तो वुंड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय मायोफाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, मतलब मान लो वुंड है 10 सेंटीमीटर का तो वापस भर जाता है, जो क्लोज करता है वो मायोफाइब्रोब्लास्ट है। अब एक्सेसिव वुंड हीलिंग होगा तो क्या होगा, तो एक तो प्राउड फ्लैश होगा, प्राउड फ्लैश में कोई भी जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है, मतलब एक्सेसिव ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन गया है, देयर इज ड्यू टू कोई जेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है। स्कार बना ही नहीं, जो रेड फ्लैश है वो ही रहा, तो ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, ठीक है। एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन दैट इज कीलॉइड और हाइपरट्रोफिक स्कार। कीलॉइड जो है मोस्ट कॉमन साइट इज स्टर्नम, ट्रीटमेंट इज इंट्रालीशनल इंजेक्शन ऑफ द स्टीरॉइड दैट इज ट्राइमसिनोलोन। हाइपरट्रोफिक स्कार हो सकता है फिर, और मेसन ट्राइकोम स्टेन की बात करते हैं, और एक हाइपरट्रोफिक स्कार है, एक कीलॉइड। अब मेसन ट्राइकोम स्टेन, ट्राइकोम मतलब कि 3 कलर के स्टेन है, तो अलग अलग कलर पे अलग अलग चीज़ें वो डिस्क्राइब करेगा, रेड, ब्लू और ब्लैकिश। ब्लैकिश का अपने का कोई लेना देना नहीं, रेड और ब्लू की बात करते हैं। तो यूज़ है
ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मसल एंड कोलाजन, ठीक है। जो मसल उसको रेड करेगा वो स्टेन, ठीक है, सॉरी, मसल को रेड करेगा, कोलाजन को ब्लू करेगा, ठीक है। टू डिफ्रेंशिएट मसल एंड कोलाजन एंड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ कीलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। फोटो में देख सकते कीलॉइड में एकदम रैंडमली वो हेफोसाइट बंडल्स है कोलाजन को ब्लू कर रहा है वो, ठीक है। तो दिख रहा है हेफोसाइट बंडल्स है। हाइपरट्रॉफिक स्कार में अपने को एकदम मसल दिख रहा है कि अरेंज कोलाजन फाइबर्स है, ठीक है एकदम। तो मसल के लिए रेड है, कोलाजन के लिए ब्लू है, ठीक है। और मेसन फॉन्टेना, ये तो मेसन ट्राइकोम अपन ने पढ़ा। मेसन फॉन्टेना इज़ फॉर स्टेनिंग ऑफ मेलानिन एंड टू चेक वेदर ये जो मेसन ट्राइकोम है, टू चेक वेदर वुंड इज मसल और कोलाजन, ठीक है। कोलाजन जो कीलॉइड है उसमें थिक हेफोसाइड बंडल्स ऑफ कोलाजन है। कोलाजन ऑफ हाइपरट्रॉफिक स्कार में थिन ऑर्डरली अरेंज्ड कोलाजन फाइबर्स है। हेफोसाइड कीलॉइड हाइपरट्रॉफिक थिन एंड ऑर्डरली अरेंज्ड कोलाजन